तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में अर्थशास्त्र से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1 प्रकार के, बी ऑप्शन है 2 प्रकार के, सी ऑप्शन है 3 प्रकार के, डी ऑप्शन है 4 प्रकार के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है। ए ऑप्शन है अविकसित देश, बी ऑप्शन है विकसित देश, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित देश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है, तो वह विकसित देश कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है वो अविकसित देश कहलाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो योजना आयोग है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है। ए ऑप्शन है 100 दिनों के लिए, बी ऑप्शन है 125 दिनों के लिए, सी ऑप्शन है 150 दिनों के लिए, डी ऑप्शन है 200 दिनों के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है। तो 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है चतुर्थ क्षेत्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है, तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ए ऑप्शन है बिहार की,
बी ऑप्शन है दिल्ली की, सी ऑप्शन है गोवा की, डी ऑप्शन है मुंबई की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार की कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा की सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था। ए ऑप्शन है चीन ने, बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन है नेपाल ने, डी ऑप्शन है भूटान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था, तो चीन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, तो चीन में ही हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ए ऑप्शन है मुद्रा, बी ऑप्शन है हुंडी, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है वस्तु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन है केनरा बैंक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है स्वचालित टॉकिंग मशीन, बी ऑप्शन है स्वचालित टेकिंग मशीन, सी ऑप्शन है स्वचालित टेलर मशीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का, सी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, बी ऑप्शन है विश्वास, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है, तो साख का अर्थ ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास दोनों होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक को, डी ऑप्शन है केनरा बैंक को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। ए ऑप्शन है सिवान जिला का, बी ऑप्शन है पटना जिला का, सी ऑप्शन है भागलपुर जिला का, डी ऑप्शन है शिवहर जिला का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है,
तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। ए ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन है मूल योग विधि, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है राजकीय आय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ए ऑप्शन है 20 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 30 रुपया, डी ऑप्शन है 40 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी तो कितनी थी, तो 20 रुपया थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है, तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में किया गया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक, डी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि शाखा समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। ए ऑप्शन है महाजन,
बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, तो महाजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा को, बी ऑप्शन है कृषि को, सी ऑप्शन है उद्योग को, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है पूंजीवादी, बी ऑप्शन है साम्यवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।